प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं। पिछले वीडियो के अंदर हमने भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था विश्व का सबसे विशाल संविधान तक हमने अभी तक जो संविधान की विशेषताएं थी पढ़ा। आगे हम लेंगे जो इसकी विशेषताएं हैं, उसमें छठी जो विशेषता है संसदीय शासन प्रणाली। भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। भारत का राष्ट्रपति एक संवैधानिक प्रधान है। संविधान द्वारा उसे बहुत सारी शक्तियां प्रदान की गई हैं, लेकिन व्यवहार में उसकी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। राष्ट्रपति उसके परामर्श से कार्य करता है। संविधान में मंत्रिमंडल को संसद, खासकर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है। लोकसभा के विश्वास पर्यंत ही मंत्रिमंडल आसीन रह सकती है। मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व संविधानतम तथा व्यवहारतम सामूहिक है। संसदीय शासन प्रणाली के बहुत से सिद्धांतों को संविधान में लिख दिया गया है, लेकिन उसके कार्यकरण से संबंधित अधिकांश नियम के संबंध में ये आशा की गई है कि उनका विकास स्वैत परंपराओं के रूप में ही हो जाएगा। भारतीय जो संविधान है, संसदीय शासन जो प्रणाली अपनाई गई, तो इसके पीछे संविधान निर्माताओं का कुछ कारण थे। पहला कारण था कि भारतीय जो संविधान निर्माता थे संसदीय शासन प्रणाली से परिचित थे। इस पद्धति की नींव भारत में 1861 ईस्वी के अधिनियम द्वारा रखी गई थी और 62, 1909, 1919 और 1935 के अधिनियमों द्वारा इसका विस्तार तथा विकास हुआ। दूसरा कारण है कि जो संविधान के निर्माता है संसदीय प्रणाली के गुणों से अवगत थे, अतः उन्होंने संसदीय शासन व्यवस्था को भारत में अपनाया। सातवीं जो विशेषता है भारत के संविधान की कठोर और लचीलेपन का समन्वय। संशोधन प्रणाली के आधार पर संविधान को दो भागों के अंदर संविधान दो प्रकार के होते हैं, कठोर संविधान तथा लचीला संविधान। लचीला संविधान उस संविधान को कहते हैं जिसमें साधारण कानून और संवैधानिक कानूनों में अंतर नहीं किया जाता और संविधान में विधि निर्माण की साधारण प्रक्रिया के द्वारा ही संशोधन किया जा सकता है। इसके विपरीत कठोर संविधान में संवैधानिक संशोधन के लिए साधारण कानून निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर संशोधन, संवैधानिक संशोधन इसके विपरीत कठोर संविधान में संवैधानिक संशोधन के लिए साधारण कानून निर्माण से भिन्न तथा जटिल प्रक्रिया को अपनाया जाता है। उपयुक्त दृष्टि से भारतीय संविधान कठोर संविधान की श्रेणी में आता है, क्योंकि भारतीय संविधान की जो अधिकांश धाराओं को संशोधित करने के लिए संसद के सभी सदस्यों के बहुमत के अतिरिक्त उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत की भी आवश्यकता होती है। अनुच्छेद 368 के अनुसार कुछ विषयों में संशोधन के लिए संसद के समस्त सदस्यों के बहुमत और उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत के अतिरिक्त
कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन भी आवश्यक है। जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि, संघ और इकाइयों के बीच शक्ति विभाजन, राज्यों का संसद में प्रतिनिधित्व आदि संशोधन की उपयुक्त प्रणाली निश्चित रूप से कठोर है। लेकिन संविधान निर्माताओं को ये भी आभास था कि कठोर संविधान के निर्माण करते समय उन्होंने ये ध्यान दिया कि तेजी से बदलती हुई परिस्थितियों में कि हो सकता है कि संविधान में संशोधन की आवश्यकता पड़े। अतः उन्होंने व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए भारतीय संविधान में संशोधन की जो पद्धति है उतनी जटिल नहीं की जितनी कि अमेरिका और संघ राज्यों के अंतर्गत संविधान में संशोधन की प्रक्रिया होती है। कुछ विषयों में तो संविधान संसद के साधारण बहुमत से ही संशोधित हो जाते हैं, जैसे नवीन राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों का पुनर्गठन और भारतीय नागरिकता का अर्थ परिवर्तन आदि कार्य साधारण बहुमत से ही कर सकती है। इस प्रकार भारतीय संविधान ना तो ब्रिटिश संविधान की भांति लचीला है और ना ही अमेरिका के संविधान की तरह कठोर है, मतलब दोनों का समन्वय इसमें अपनाया गया है। 8वीं जो विशेषता है, एकल नागरिकता। साधारणतः जो संघात्मक राज्य होते हैं उनमें दोहरी नागरिकता पाई जाती है, एक तो संघ की नागरिकता, दूसरी राज्यों की नागरिकता। जैसे स्विट्जरलैंड और अमेरिका के अंदर संविधान में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था की गई है, लेकिन भारत में इकहरी नागरिकता का ही प्रावधान रखा गया। राज्यों की पृथक नागरिकता की व्यवस्था नहीं की गई, केवल एक ही नागरिकता है। भारतीय संघ के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के नागरिक को केवल एक ही प्रकार की नागरिकता का अधिकार है। 9वीं जो विशेषता है भारतीय संविधान की वो है धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य न तो नास्तिक होता है, न ही धर्म विरोधी होता है, न ही अधार्मिक होता है। वह धार्मिक मामलों में पूर्णतः तटस्थता की नीति अपनाता है। इसके अंतर्गत नागरिकों को धार्मिक विश्वास, पूजा की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को मानने, प्रचार करने और परित्याग करने की स्वतंत्रता का अधिकार होता है। राज्य की ओर से उसके धार्मिक जीवन में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाता। भारतीय जो संविधान है उसके अंदर, संविधान के अंदर 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया और इस चीज़ पर बल दिया गया कि धर्म के मामले में वो किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगा और कोई भी उसका राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा। यद्यपि मूल संविधान में कहीं पर भी भारत को स्पष्टतः धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित नहीं किया गया, फिर भी ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं जिसके कारण इसे धर्मनिरपेक्ष रूप प्राप्त हो जाता है। प्रस्तावना में सभी नागरिकों को धर्म, विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता दी गई है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत भी ये कहा गया है कि राज्य धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। तो इन सब चीज़ों के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो भारतीय संविधान है वो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अब ये कि धर्मनिरपेक्ष जो राष्ट्र है वो होते हुए भी
इसमें कुछ व्यवस्थाएं राज्य के लिए की गई है कि जिससे कि धर्म का गलत प्रयोग ना किया जा सके। तो पहले इसमें कि धर्मनिरपेक्षता के आदर्श में ये बात निहित है कि यदि धार्मिक संस्थाओं और स्थानों का प्रबंध सार्वजनिक हित और व्यवस्था में बाधा पहुंचाता है तो धार्मिक स्थान और समाज विरोधी तत्वों के आश्रय स्थल बन जाते हैं, तब राज्य के द्वारा इन धार्मिक स्थानों और स्थलों के संबंध में हस्तक्षेप किया जा सकता है। दूसरा है कि धर्मनिरपेक्षता का आदर्श किसी धर्म विशेष से जुड़ी धार्मिक शिक्षा को निषेध करता है, नैतिक शिक्षा को नहीं। 10वीं जो इसकी विशेषता है, न्यायपालिका की सर्वोच्चता और संसदीय सर्वोच्चता का सम्मिश्रण। भारतीय संविधान न्यायपालिका की सर्वोच्चता तथा संसदीय सर्वोच्चता का सामंजस्य करता है। ये दोनों के बीच का रास्ता अपनाता है। दुर्गादास बसु ने कहा है कि भारतीय संविधान अद्भुत ढंग से अमेरिका के न्यायालय की सर्वोच्चता और इंग्लैंड की संप्रभुता के सिद्धांत के बीच का मार्ग अपनाता है। कि इंग्लैंड के अंदर क्या है कि संसद सर्वोच्च है और अमेरिका के अंदर न्यायपालिका को सर्वोच्चता प्रदान की गई है, लेकिन भारत के अंदर ना तो ब्रिटिश की भारतीय संसद की सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है, ना ही अमेरिका की भांति न्यायपालिका को सर्वोच्च माना गया है। दोनों के बीच का सम्मिश्रण यहाँ पर अपनाया गया है। 11वीं विशेषता है संविधान की मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों का उल्लेख प्रजातांत्रिक संविधान की एक मुख्य विशेषता होती है। भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों का विशद तथा व्यापक वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 तक नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। भारत के संविधान में अमेरिका और आयरलैंड आदि देशों की संविधान की तरह संविधान द्वारा नागरिकों को अधिकार प्रदान किए गए हैं। मौलिक अधिकारों का आशय नागरिकों को प्रदत्त ऐसे अधिकार और स्वतंत्रता से है जिसे राज्य तथा सरकार के विरुद्ध भी लागू किया जा सकता है। मतलब एक तरीके से उन्हें न्यायिक संरक्षण प्राप्त है। अगर कोई व्यक्ति या राज्य उनके इन अधिकारों को छीनने की कोशिश करता है तो उसे संरक्षण प्राप्त, न्यायालय का संरक्षण प्राप्त होगा। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के संबंध में विशेष बात यह है कि संविधान द्वारा अधिकार प्रदान किए जाने के साथ साथ ये भी स्पष्ट किया गया है कि इन अधिकारों पर किन परिस्थितियों में और किस प्रकार प्रतिबंध लगाए जा सकेंगे। कि इसके अतिरिक्त संविधान में संवैधानिक उपचारों के अधिकार के रूप में अधिकारों की क्रियान्वयन के लिए पृथक संवैधानिक व्यवस्था की गई है, जिससे कि जो अधिकार दिए गए हैं वो व्यवहारिकता को प्राप्त कर सकें। मूल संविधान में केवल मौलिक अधिकारों की ही व्यवस्था की गई थी, लेकिन 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान में एक नया भाग चौथा ए जोड़ा गया। इसमें नागरिकों के मूल कर्तव्यों का 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। संवैधानिक संशोधन द्वारा 10 मूल कर्तव्य निश्चित किए गए। 46वें संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा नागरिकों को 11वां मूल कर्तव्य निर्धारित किया गया। 12वीं जो संविधान की विशेषता है
वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान के अध्याय 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। ये संविधान की अपूर्व विशेषता है। ये तत्व देश के शासन के लिए मूलभूत है। विधि निर्माण के समय इन तत्वों को ध्यान में रखना संघ और राज्य सरकार के लिए एक तरीके से उनका ये कर्तव्य होता है कि वो कोई भी जब नीति निर्धारित करें तो इन कर्तव्यों का ध्यान वो रखें कि उनका पालन होना चाहिए। हालांकि जो उनको न्यायिक संरक्षण प्राप्त नहीं है, लेकिन फिर भी राज्यों से ये उम्मीद की जाती है कि वो अपने शासन चलाने के लिए या शासन व्यवस्था के अंदर इन चीज़ों को या इन कर्तव्यों को ध्यान में रखेगा। इन तत्वों में भारत राज्य को एक वास्तविक लोक कल्याणकारी राज्य के रूप देने की कोशिश की गई है। ये तत्व आधुनिक प्रजातंत्र के लिए व्यापक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। 13वीं जो विशेषता है वयस्क मत अधिकार। हमारे संविधान की एक क्रांतिकारी अपरंपरागत ये विशेषता है। ब्रिटिश शासन काल में पृथक निर्वाचन व्यवस्था को अपनाया गया था, जो कि सांप्रदायिक भावना की वृद्धि करती थी। और 1935 के भारत सरकार अधिनियम में केवल 14% जनसंख्या को ही मत अधिकार प्रदान किया गया था। नए संविधान द्वारा सभी प्रकार की अर्हता को समाप्त कर दिया गया और 18 वर्ष की उम्र से अधिक के सभी वयस्क नागरिकों को मत देने का अधिकार दिया गया है। 14वीं जो विशेषता है केंद्रीभूत संघवाद। हालांकि जो भारतीय संविधान है वो संघात्मक गणराज्य है और संघात्मक जो गणराज्य है उसकी सारी जो विशेषताएं हैं वो इसमें निहित है। जैसे केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की व्याख्या तथा संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और दुष्परिवर्तनशील संविधान या दोहरी शासन व्यवस्था। लेकिन संविधान जो निर्माता संघ राज्य की दुर्बलता से अवगत थे, अतः वो एक सुदृढ़, स्थायी और शक्तिशाली राज्य की स्थापना करना चाहते थे। अतः केंद्र को उन्होंने राज्य के मुकाबले ज़्यादा शक्तिशाली बनाने की कोशिश की। इसी उद्देश्य से संविधान में कतिपय ऐसे उपबंधों की स्थान दिया जो साधारणतः एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता होती हैं। केंद्र द्वारा राज्य के प्रशासन में हस्तक्षेप, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाओं का व्यय तथा एकल न्यायपालिका, एकल नागरिकता। संविधान में संशोधन में राज्य को नाम मात्र का अधिकार दिया गया है। राज्य विधानमंडल द्वारा कतिपय विधेयकों पर राष्ट्रपति की अंतिम स्वीकृति और अवशिष्ट जो शक्तियां हैं वो केंद्र में निहित है। पूरे देश में एक ही प्रकार की दीवानी और फौजदारी कानून। संकटकालीन स्थिति के अंदर राष्ट्रपति द्वारा राज्य शासन हाथ में लेना, संसद द्वारा राज्यों के नाम, क्षेत्र और सीमाओं में परिवर्तन करना। संविधान के इन उपबंधों से स्पष्ट होता है कि यद्यपि हमारा संविधान मूलतः संघात्मक है, केंद्र को शक्तिशाली बनाने के लिए इसमें एकात्मक संविधान की विशेषताओं को भी शामिल किया गया है। अतः हम ये कह सकते हैं कि भारत का संविधान ऐसी शासन व्यवस्था को जन्म देता है जो अधिक से अधिक अर्ध संघीय है।